जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे प्रस्तावना। आखिरकार क्यों बनाई गई प्रस्तावना, क्या उद्देश्य है इसका, तो इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। प्रस्तावना प्रस्तावना का मतलब होता है परिचय या इंट्रोडक्शन, यानी कि ये संविधान की परिचय अथवा भूमिका है। इसमें संविधान का सारा सार होता है। पूरे संविधान में क्या है, उसी का एक सूक्ष्म रूप है प्रस्तावना। आसान भाषा में कहें तो अगर पूरा संविधान एक सिनेमा है तो प्रस्तावना उसका ट्रेलर है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे प्रस्तावना क्या है। संविधान का एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, क्या है? संविधान का एक संक्षिप्त रूप है, जिसको कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ता है तो उसको पूरे संविधान के दर्शन हो जाते हैं। यानी उसके पूरे संविधान में क्या है, इसी प्रस्तावना में बताया गया है। इसके साथ बात करते हैं आगे, प्रस्तावना की जरूरत क्यों पड़ी। प्रस्तावना इसलिए जरूरी है ताकि कोई भी व्यक्ति पूरे संविधान को पढ़े बिना समझ सके कि हमारे पूरे संविधान का दर्शन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, हम कैसे राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, किन आधारों और किन मूल्यों पर हम भारत को स्थापित करना चाहते हैं आदि। साथियों, इसीलिए प्रस्तावना की जरूरत पड़ी और प्रस्तावना को बनाया गया। प्रस्तावना के मूल तत्व जान लेते हैं। इसके एक एक शब्द को बड़े सलीके से वाक्यों में गढ़ा गया है। इसका सारा सार इसके शब्दों में छुपा हुआ है। एक बार इसके मुख्य शब्दों में छिपे गूढ़ अर्थ को समझ गए, इसका मतलब संविधान के दर्शन को समझ गए। संविधान में क्या है उसको समझ गए, संविधान की बेसिक को समझ गए। इससे पहले हम संविधान को समझें, इससे पहले हम इसको समझें, एक बार प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो क्या अर्थ है, क्यों बनाया गया, आप सभी लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए सबसे पहले प्रस्तावना को साथियों पढ़ लेते हैं। प्रस्तावना से मोटे तौर पर हमें तीन चीज़ों का पता चलता है, जो कि संविधान के मर्म को समझाने में सफल भी होता है। संविधान के अधिकार का स्रोत, भारत की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य आदि। संविधान के अधिकार का स्रोत जान लेते हैं। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, यानी कि संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। भारत की जनता को ही यहाँ हम कहा गया है। ठीक है, भारत की जनता को हम कहा गया है। प्रस्तावना के पहले के जो कुछ शब्द हैं, शुरुआती लाइन, हम भारत के लोग, विद द पीपल ऑफ इंडिया, ये लाइन भारत में रहने वाले लोगों के महत्वता के बारे में बताता है। ये भारतीय लोगों की एकजुटता और सामूहिक सोच के बारे में बताता है। ये अन्य सभी पहचान के होते हुए भी पहले हम भारतीय हैं, इसको दर्शाता है। किसी संविधान के सफल होने की एक कसौटी यह भी है कि वहाँ के लोगों की आस्था उस संविधान में है कि नहीं। इस संदर्भ में प्रस्तावना की अंतिम लाइन है, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। को देखें तो ये सत्यापित हो जाता है कि हमने इस संविधान को खुद अपने लिए बनाया है, हमने खुद अपने आप को नियमों में बांधा है, हमने खुद इसे आध्यात्मिक स्तर पर स्वीकारा है तथा इसके अनुरूप ही अपने जीवन मूल्यों को विकसित करने का प्रण लिया है। कुल मिलाकर कहें तो इस पूरे संविधान के केंद्र में हम हैं और हमसे ही संविधान है। हमने ही इसे सर्वोच्च बनाया और हम ही इसके द्वारा शासित होना चाहते हैं, इसीलिए हम संविधान के प्रति आस्था रखते हैं। तो आइए अब जानते हैं भारत की प्रकृति कैसी है। भारत किस प्रकार का देश है, या फिर किस प्रकार का देश बनने की इच्छा रखता है। यह संविधान में लिखी इस वाक्य से पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। इसका एक एक शब्द काफी गूढ़ अर्थ लिए हुए है। इस पूरे वाक्य को समझने के लिए जरूरी है कि हम इसके शब्दार्थ के साथ साथ इसके भावार्थ को भी समझें। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं संप्रभुता क्या होती है, या सोवरनीति। संप्रभु
शब्द का अर्थ है अपने मन का मालिक होना, अपना निर्णय स्वयं लेना, यानी कि स्वयं को संचालित करने के लिए किसी अन्य पर निर्भर न रहना। देश के संबंध में इसका मतलब है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। यानी कि भारत किसी देश के अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं है और ना ही कोई और देश भारत का प्रशासन चलाता है। इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक अथवा बाहरी मामलों का संचालन करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। अब बात करते हैं समाजवाद की। समाजवाद का मूल अर्थ यही है कि व्यक्ति से ज़्यादा समाज को महत्व देना। मतलब ये कि एक समाज के रूप में सभी व्यक्ति समान हैं और अगर ऐसा नहीं है तो राज्य की मदद से समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। नोट पॉइंट है, यहाँ राज्य का मतलब होता है देश से। ठीक है, अब ये समानता स्थापित करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि राज्य का उत्पादन और वितरण के सभी साधनों को अधिग्रहित कर लें और फिर समानता स्थापित करें, यानी कि राज्य ही उद्योग धंधे चलाए, उत्पादन का वितरण भी राज्य ही करे और जनता बस टकटकी लगाए राज्य की मदद से उम्मीद करती रहे। इसीलिए तरह इस तरह के समाजवाद को साम्यवादी समाज या राज्य मिश्रित समाजवाद कहते हैं। उदाहरण के लिए चाइना को ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य के साथ साथ निजी क्षेत्रों का भी अधिकार हो, यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ काम करें। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है और चूंकि इसमें राज्य के साथ साथ लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाती है, इसलिए इसे लोकतांत्रिक या समाजवाद कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत को ले सकते हैं। हालांकि उदारीकरण के बाद पूंजीवाद बढ़ता गया, लेकिन फिर भी आज भी राज्य समानता लाने के लिए ढेरों गतिविधियां करती है, जैसे कि एलपीजी कनेक्शन मुफ्त देना, रहने के लिए घर की व्यवस्था करना एवं अन्य प्रकार की सब्सिडी प्रदान कराता है। यहाँ पर एक बात याद रखने योग्य है कि मूल प्रस्तावना में समाजवादी, ठीक है, शब्द नहीं था। इसे वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। आप लोग इसको नोट करिएगा। अब बात करते हैं पंथ निरपेक्ष की। कहीं कहीं पंथ निरपेक्ष की जगह धर्मनिरपेक्ष का भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इंग्लिश में दोनों के लिए एक ही शब्द सेकुलर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हिंदी के मामले में बात थोड़ी अलग है। दरअसल धर्म का अर्थ बहुत ही व्यापक है, आइए जानते हैं। क्योंकि इसका इस्तेमाल स्वभाव की सेंस में होता है, जैसे कि आतंकवादी का तो धर्म ही है युवाओं को गुमराह करना और उससे गलत काम करवाना। इसका इस्तेमाल कर्तव्य के सेंस में भी होता है, जैसे कि वो तो अपने आप को मेरा मित्र कहता है पर कभी उसने मित्र धर्म नहीं निभाया। धर्म का अर्थ जीवन जीने की शैली से भी होता है, जैसे कि धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी ना करना, स्वेच्छा, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध ना करना धर्म के 10 लक्षण हैं जो मनुस्मृति में बताए गए हैं। कहने का अर्थ यही है कि अभी ऊपर जो धर्म के 3 आयाम बताए गए हैं, क्या इसमें निरपेक्ष हुआ जा सकता है? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। राज्य से खुद को अलग कर ही नहीं पाएगा और करना भी नहीं चाहिए। पर इसके साथ ही धर्म का एक और मतलब पूजा पद्धति या धार्मिक क्रियाकलापों से भी होता है, जो कुल मिलाकर जब हम कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष, तो इसका मतलब पूजा पद्धति या धार्मिक क्रियाकलापों से निरपेक्ष होना होता है। इसी पूजा पद्धति, धार्मिक क्रियाकलाप या धार्मिक विश्वास के लिए पंथ का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसकी सही व्याख्या करता है। इसीलिए पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ताकि चीजें एकदम स्पष्ट रहें। पंथ निरपेक्ष, कुल मिलाकर पंथ निरपेक्ष का मूल अर्थ यही है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और सामान्यतः राज्य धार्मिक मामलों से दूर रहेगा।
इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि चूंकि राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसीलिए सभी धर्म उसके लिए समान हैं। इसकी पुष्टि संविधान के कई अनुच्छेदों से होती है, जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के तहत अनुच्छेद 26 में ये बताया गया कि जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल राज्य किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए नहीं कर सकती है। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश जैसे देशों का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है, इसीलिए पंथ निरपेक्ष देश नहीं है। यहाँ पर ये रखें कि पंथनिरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अब बात करते हैं लोकतांत्रिक। संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, यानी कि जनता के द्वारा चुने गए सरकार का शासन यह व्यवस्था प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में हो। चुनने की प्रक्रिया के आधार पर लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। भारतीय संविधान में अप्रत्यक्ष और संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेही है। अब बात करते हैं गणतंत्र की। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, राज्यशाही और गणतंत्र। राज्यशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख उत्तराधिकारी व्यवस्था के माध्यम से पद पर आसीन होता है, यानी कि राज्य के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति को चुना नहीं जाता है, जैसे ब्रिटेन में। वहीं गणतंत्र व्यवस्था में राज्य का प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका और भारत में। भारत का संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति चुनकर आता है। इसके लिए हम एक गणतंत्र हैं और गणतंत्र दिवस को इतनी प्राथमिकता देते हैं। तो प्रस्तावना के अनुसार ये रहा भारत किस प्रकार का राज्य है या फिर किस प्रकार के राज्य होने का दावा करता है। अब बात करेंगे भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है। तो आइए जानते हैं संविधान का उद्देश्य। प्रस्तावना के अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुता संविधान के उद्देश्य हैं। आइए इन उद्देश्यों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्याय की। न्याय लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक मूल अवधारणा है। इसी को सुनिश्चित करने हेतु प्रस्तावना में 3 रूपों में न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक। सबसे पहले समझते हैं सामाजिक न्याय का अर्थ। एक भेदभाव रहित समाज की स्थापना। दूसरे शब्दों में कहें तो हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार करना। न्यायिक अर्थ क्या है साथियों? आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा आय व संपत्ति जनित असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। राजनीतिक न्याय। हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो किसी सार्वजनिक दफ्तर में प्रवेश की बात हो या फिर राष्ट्रपति बनने की। अब बात करते हैं स्वतंत्रता यानी फ्रीडम। स्वतंत्रता का मतलब है लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक ना होना। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात करता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। मतलब ये कि हर व्यक्ति को सोचने और सपने देखने की आज़ादी है, अपनी सोच को अभिव्यक्त करने यानी लोगों के सामने अपने विचार को रखने की आज़ादी है, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी चीज़ पर विश्वास कर सकने की आज़ादी है, किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी है और अपनी इच्छा अनुसार पूजा पद्धति को अपना सकने की आज़ादी है। इन सभी की चर्चा आगे विस्तार से मूल अधिकार वाले लेख में किया गया है। विस्तार से समझने के लिए उसे जरूर विजिट करें। अब बात करते हैं समता। समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की उपबंध। प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात कही गई है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करती है। इसके लिए संविधान में ढेरों प्रावधान हैं, जैसे कि मूल अधिकार के तहत समता का अधिकार, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में किया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 325 में देखते हैं, इसमें कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि इसमें लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान किया गया है। आर्थिक समता को स्थापित करने हेतु राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पुरुष और महिला का समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य होगा। अब बात करते हैं प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा क्या गई है। व्यक्ति की गरिमा भी बताई गई है, तो उसको जानते हैं। व्यक्ति के गौरव या गरिमा का अर्थ है संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र में मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। प्रस्तावना के एक अंतिम महत्वपूर्ण शब्द है बंधुता। तो आइए इस बंधुता को भी अच्छे से समझ लेते हैं। बंधुता का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता व्यवस्था के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य या अनुच्छेद 51 के का में कहा गया है कि यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठ रहे सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। प्रस्तावना साफ साफ कहती है कि बंधुता में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान, और दूसरा, देश की एकता और अखंडता। यहाँ पर एक बात जानना जरूरी है कि अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसी तरह हमने देखा कि तीन शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया, यानी कि मूल प्रस्तावना में ये नहीं लिखा हुआ था। अब बात करते हैं प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना में उस आधार व दर्शन को राजनैतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार पर हैं। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लिखित है। इसके अलावा ये संविधान की नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं का परिलक्षण कराती है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रस्तावना से जुड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट किया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।